आप सोचो कि सलमान खान की फिल्म रिलीजिंग डेट पे कोई नहीं लगाता था, लेकिन एक भोजपुरी लगा देते थे। खेसारी मेरे गांव से ही है, मतलब अच्छा। जहाँ हम दोनों एक जगह से हैं। शुरू में गाने एल्बम वाले बनने शुरू हुए तो बहुत अजीब से बनते थे, जो अश्लील होते थे। जब मनोज तिवारी आए तो एक ठीक ठाक दौर चला। जैसे मनोज तिवारी क्लिक हुए भोजपुरी में, तो एक माइंडसेट हो गया लोगों का कि हम गाना गाएंगे और हीरो बन। पवन सिंह के गाने खूब चलते। तो जो लड़का स्कूल का मुंह भी ना देखा हो, वो 4-5 हज़ार का अपना व्यवस्था कर लिया और वो गाने गा लिया। वो पॉपुलैरिटी थिएटर में क्यों नहीं दिखती? आप नाच भी रहे हो, आप गा भी रहे हो, वहाँ पे वो 10-15 डांसर्स भी लोग बुला लेते हैं जो ऑर्गेनाइजर होते हैं, और फिर कुछ हरकतें वहाँ भी ऐसी करते हैं। पहले से ये भी क्लियर था कि हम शब्द थोड़े से अटपटे से रहेंगे तो गाने चल जाएंगे। पंकज त्रिपाठी भी आपके हाँ, रिलेशन में फूफा बोलते हैं उनको। तब तक खेसारी की फिल्म आई और उस फिल्म में एल्बम के जितने उनके गाने हिट होगा उस वक्त में, तो वो सब वो लोग डाल दिए थे फिल्म में और वो फिल्म चल गई, पहली फिल्म। तो उन्होंने बेहतर काम किया। ठीक उनके जैसे और भी जो लोग हैं वो किए होते तो शायद ऐसी दुर्दशा नहीं हुई होती। भोजपुरी सिनेमा की एक जो इमेज है, हाँ, वो थोड़ी सी गड़बड़ है। बट मुझे थोड़ा शौक लगा कि फिल्म जो है आपने नेशनल अवार्ड में भी भेजी। हाँ। हालांकि नेशनल अवार्ड मिला नहीं, बट लेकिन कहीं ना कहीं वो फिल्म आपको लगा कि नेशनल अवार्ड में भेजने लायक है, तो इस तरह का सिनेमा आपने बनाया। करेक्ट। अच्छा कुणाल, अभी फिलहाल क्या कुछ चल रहा है? मतलब क्या प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं? आने वाला कोई बड़ा प्रोजेक्ट जिसके बारे में आप बताना चाहें? फिल्म तो आने वाले बहुत सारी हैं मेरी। जैसे एक फ़िल्म है लल्ला, और वो भी कंटेंट उसका बहुत अच्छा है, जैसे कि कैंसर के ऊपर है एक्चुअली। उसके बाद मेरी एक फ़िल्म है तू सीता हम राम, बहुत ही अच्छी लव स्टोरी फिल्म है। जो मेरे लिए बहुत ख़ास है वो है महापात्र है। उसके ऊपर हम लोगों ने महापात्र के ऊपर फिल्म बनाई है। जितने भी रीजनल लैंग्वेज हैं, वो किसी भी लैंग्वेज में, तो आज तक किसी ने इस टॉपिक को टच नहीं किया है, वो चाहे हिंदी में हो या किसी भी अदर रीजनल लैंग्वेज में हो। महापात्र टाइटल भी फ्रेश है, जो शायद किसी भाषा में नहीं बनी होगी, और उसका कंटेंट भी एकदम नया है, किसी से मिलता जुलता नहीं होगा। इनफैक्ट उसके एक टॉपिक भी नहीं मिलेगा, एक सीन सीक्वेंस भी नहीं मिलेंगे किसी अदर फिल्म से। तो वो मेरे लिए बहुत ख़ास है। और हमने जब कंटेंट हम लोग बना रहे थे, जब प्री प्रोडक्शन स्टेज पे था, तो ही हमने ये डिसाइड किया कि इसको जो है हम लोग फिर से एफर्ट्स लगाएंगे और भेजेंगे नेशनल के लिए। और अभी जो आउटपुट है पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज पे है, तो ऐसा लग रहा है कि ये वर्थ है, हमें जो है ट्राई करना चाहिए। और पर्सनली मेरा मानना है कि अगर हम कुछ बेहतर करते हैं तो उसके लिए एफर्ट्स लगा सकते हैं, अगर कुछ वर्थ है तो महापात्र बिल्कुल 110% वर्थ है एक फिर से ट्राई करने के लिए नेशनल के लिए। उम्मीद करते हैं कि आप भेजें और इस बार मिले भी। हाँ, फिर जब हम बात करें तो मतलब जश्न के साथ जो है बातचीत हो। अच्छा, कहाँ से हैं आप? थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड भी अपना बताइए। हाँ, मैं एक्चुअली हूँ तो वैसे यूपी से, लेकिन मेरे जो दादा पर दादाजी थे वो लोग आके बिहार में सेटल हो गए, और फिर बिहार में बिज़नेस उन लोगों ने शुरू किया। तो मेरे पापा जो है, मेरे भैया लेक्चरर हैं अभी, और उन्होंने यूपीएससी वगैरह का इंटरव्यूज़ भी दिया है। तो और मेरे पापा जो हैं और बड़े पापा, वो लोग फिल्म थिएट्रिकली एग्जीबिटर हैं एक्चुअली। हमारा जो है मल्टीप्लेक्स है और सिंगल स्क्रीन रन होता है बिहार में। तो ये मेरा बैकग्राउंड है, और बिहार में ही अभी सब लोग सेटल्ड हैं। तो एक्टिंग का कीड़ा कैसे काटा? एक्टिंग का ऐसा है कि मैं एक्चुअली पहले एक्टर बनना ही नहीं चाहता था। मैं पहले फैशन डिज़ाइनिंग करना चाहता था। फिर उस वक्त मैं जब पटना में पढ़ाई करता था मगध यूनिवर्सिटी से, तो उस समय भैया दिल्ली में रह के यूपीएससी की तैयारी करते थे मेरे। तो जब मैंने इनफैक्ट जब मैं +2 का एग्ज़ाम दे रहा था, तो उस वक्त बिहार में मेडिकल और इंजीनियरिंग की आप पढ़ाई उस सेम कर सकते हो पैरेलली।
तो मैं मेडिकल का प्रिपरेशन कर रहा था क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट था। तो उसके बाद जब उस समय मुझे चिकन पॉक्स हो गया था एग्ज़ाम के दौरान, तो फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली जो भी कहें, मैं इस लाइन में आया क्योंकि मेरा, जो पहली बार बता रहा हूँ, मेरा एक क्रॉस लग गया था एक सब्जेक्ट में, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब थी और चिकन पॉक्स में प्रॉब्लम होती है। मैं एग्ज़ाम अकेले देता था सारी चीज़ें, क्योंकि वायरली वो लोग उसको मानते हैं कि स्प्रेड हो जाएगा। तो एक क्रॉस होने की वजह से मैं सोचा कि अभी फ़ैशन डिज़ाइनिंग करता हूँ। फ़ैशन डिज़ाइनिंग जैसे शुरू करने वाला था तो लगा कि यार कुछ लोगों ने बोला मॉडलिंग सही है, तो काफ़ी जम किया, तो मॉडलिंग करने लगा। तो जब 4-5 साल मॉडलिंग की मैंने, तो मुझे लगा कि यार मॉडल्स को तो लोग जानते ही नहीं हैं, और जॉन अब्राहम को भी लोग तभी जानते हैं जब जिस्म आई थी। उससे पहले तो इनफैक्ट मैं खुद उस फील्ड में हूँ और मैं नहीं जानता था। तो फिर जो है मैंने कहा नहीं ऐसे तो फिर मॉडलिंग एजेंसी से मुझे एक कॉल आया कि एकता कपूर, दिल्ली में उस वक्त, कि एकता कपूर किसी सीरियल, स्टार प्लस के सीरियल के लिए ऑडिशंस ले रहे वो लोग दिल्ली में। मैं वहाँ गया, मुझे उस समय एक्टिंग का कुछ आता नहीं था। तो वो जो कास्टिंग डायरेक्टर आए थे, उन्होंने मुझे कहा कि अरे आप इतने अच्छे हो तो आप थिएटर क्यों नहीं करते। उस वक्त मुझे इनफैक्ट पता भी नहीं था कि थिएटर क्या होता, मुझे लगता था थिएटर मतलब सिनेमा हॉल। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि आप दिल्ली में रहते हैं, मंडी हाउस में तो इतने सारे थिएटर्स हैं। तो वहाँ से फिर मैंने अस्मिता ज्वाइन किया और फिर एक्टिंग का शुरू हुआ। पंकज त्रिपाठी भी आपके रिलेशन में? हाँ, पंकज त्रिपाठी जी मेरे रिलेशन में हैं, क्लोज़ रिलेशन में, हम फूफा बोलते हैं उनको। और इनफैक्ट मैं बॉम्बे आया भी तो उन्हीं के उस पे आया, क्योंकि मैं दिल्ली छोड़ के आना नहीं चाहता था। क्यों, ऐसा क्यों? मतलब एक होता है ना मॉडलिंग की, वहाँ पे इतने लंबे समय तक थिएटर किया, तो एक जान पहचान हो जाती है, लोगों को लगता है हाँ एक इमोशनली आप कनेक्टेड हो जाते हैं, कह सकते हैं। हाँ ये भी कह सकते हैं, एक कंफर्ट जोन भी कह सकते हैं। मुझे लगा कि अरे यार, तो भैया जो है मेरे, वो फूफा जी पंकज त्रिपाठी जी से बात किए, वो बोले अरे आने के लिए ऐसा वैसा। तो फिर मैं बॉम्बे आ गया, और मैं बॉम्बे आया था उसके डे आफ्टर टुमारो मैं स्फीयर ओरिजिन में था, जब मैंने पहली बार वहाँ पे अपने ऑडिशंस दिए थे। उस समय महुआ प्लस आता था, तो उसमें मेरा सिलेक्शन भी हो गया था, सारी चीज़ें हो गई थी। इनफैक्ट पहली बार मुझे पता चला, इतनी बार उन लोगों ने लुक टेस्ट लिया था मेरा, ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि मोर देन 4 और 5 टाइम्स उन लोगों ने लुक टेस्ट किया था। और पैसे इतने कम थे वहाँ पे, मतलब आप सरप्राइज हो जाओगे। फिर बाद में फाइनली उन लोगों ने कहा कि सब बातें होगी पैसे वैसे। तो जो कैरेक्टर था उस सीरियल में, तो वो एक फैमिली हस्बैंड होता है जिसका एक 10-12 साल का बच्चा भी होता है। तो बाद में मुझे लगा कि शायद 6-7-8 बार उन लोगों ने लुक टेस्ट इसलिए किया, तो क्योंकि शायद वो लोग कुछ डिसाइड कर रहे होंगे अपना। फाइनली उन्होंने बोला कि आप बाप नहीं लग रहे एक 10 साल के बच्चे। उस वक्त तो वो मेरा नहीं हुआ था उसमें। तो पंकज जी से बहुत मदद मिल नहीं पाई मुंबई में? नहीं, बहुत बार मुलाकात हुई। मैं सबसे पहली बार मिला था इन्फिनिटी के पास, जब वो अग्निपथ की शूटिंग करने के लिए जा रहे थे, जिसमें ऋतिक रोशन हो गया। उसके बाद फिर जब दबंग 2 में मैं सेट पे गया था, अग्निपथ के सेट पे नहीं गया था, लेकिन उस दौरान पहली बार मुलाकात हुई थी जब वो सेट पे जा रहे थे। उन्होंने मुझे बुलाया था, मैं वीरा देसाई में रहता था। तो फिर दबंग 2 के सेट पे गया था प्रॉपर, वो मुझे बुलाए और मैं वैनिटी में गया। ऑलमोस्ट 1.5 आवर के आसपास मैं रुका भी, बातें भी की। तो कोई प्रोफेशनल टॉक जैसा था नहीं, पर्सनल ही था, क्योंकि एक वैसा रिलेशन है। तो काफ़ी उन्होंने एडवाइस भी किया, चीज़ें की। वो वैसे भी बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल बातें मतलब उस तरह से करते नहीं है, मतलब हम ही लोगों से इतना वो मतलब इस तरीके से बात करते हैं कि जैसे बहुत करीबी क्लोज। तो आप तो खैर रिलेशन में है, तो मैं समझ सकता हूँ कि किस तरीके की बात हुई होगी। तो भोजपुरी में कैसे आना हुआ उसके बाद? पहली फिल्म भोजपुरी की जो मिली या पहला प्रोजेक्ट जो मिला वो कैसे मिला? वो ऐसा है कि मैं हिंदी के लिए ट्राई कर रहा था। तो जैसे मैंने कहा कि बिहार में सिंगल स्क्रीन भी चलते हैं मेरे पापा के, तो भोजपुरी लगती थी। वो दौर ऐसा था कि
हिंदी फिल्में नहीं बिहार में लगती थी, भोजपुरी लगती थी। क्योंकि भोजपुरी कैसा था कि अगर 500 की कैपेसिटी है अगर थिएटर की, तो उतने लोग अंदर रहते तो उतने बाहर भी होते थे। मतलब इतना क्रेज था, इतनी क्रेज, मतलब आप सोचो कि सलमान खान की फिल्म रिलीजिंग डेट पे कोई नहीं लगाता था, लेकिन एक भोजपुरी लगा देते थे और उसमें पब्लिक आती थी। तो उस समय आई थी खेसारी की एक, खेसारी मेरे गांव से ही है, मतलब अच्छा। जहाँ हम दोनों एक जगह से हैं। मैं एक बिहार में एक जगह है छपरा जिला में, एकमा करके एक जगह है, और खेसारी धानाडीह से है, मतलब वहाँ से 2-3 किलोमीटर का ही सिर्फ फासला है। तो हम दोनों एक ही जगह से हैं। तो निरहुआ रिक्शा वाला एक फ़िल्म आई थी बहुत पहले, 2007-8 के आसपास, मैं उस समय बहुत छोटा रहा होगा। तो वो फिल्म बहुत चली थी बिहार में। तो उसके राइटर थे संतोष मिश्रा। तो हम 3 फ्रेंड थे जो थिएटर में मिले, फिर बॉम्बे प्लान बनाए, बॉम्बे आए भी। तो रहा कि तो मुझे आइडिया था भोजपुरी का, क्योंकि मुझे मेरी लैंग्वेज भी है और मैं बिज़नेस भी थोड़ा बहुत जानता था उसका, एग्जीबिटर होने के नाते। तो हम लोगों ने प्लान बनाया कि एक भोजपुरी फ़िल्म प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन मेरा ये था कि मैं काम नहीं करूँगा, अब सिर्फ प्रोड्यूस करते, फिल्म बनाते हैं। और वो दोनों मेरे फ्रेंड थे, बोला कि तुम दोनों काम करना, मुझे नहीं करना है भोजपुरी में काम। तो हुआ कि सबसे पहले राइटिंग का कैसे करें, तो वो मुझे पता था कि निरहुआ रिक्शा वाला बहुत अच्छी चली थी। तो मैंने पता किया कि उसके राइटर कौन है, तो संतोष मिश्रा। तो नंबर मांग के और नंबर मिला, तो फिर मैं उनसे मिला न्यू महाड़ा में। मैंने बोला कि राइटिंग करनी है, ऐसा ऐसा है। तो वो मुझसे मिले तो बोले कि वो पूछे कहाँ से हो, मैंने बताया सारी चीज़। तो उन्होंने कहा कि अरे इतने सुंदर लड़के, उस वक्त की बात बता रहा हूँ, बोले इतने सुंदर लड़के अपने यहाँ हैं क्या? तो मुझे हंसी भी आ गई। तो उन्होंने 1-2 ट्रेलर दिखाया। जैसे एक ट्रेलर था, उन्होंने बनाई थी फिल्म, पहली फिल्म थी उनकी, कैसन पीवा के चरित्र बा, रवि किशन ये लोग थे उसमें, अंजना सिंह और रानी वगैरह चटर्जी उसमें थी। तो वो मुझे ट्रेलर इतना अच्छा लगा, एक्शन वगैरह था। तो क्योंकि मैं फैमिलियर, मुझे मेरी लैंग्वेज है, लेकिन मैं भोजपुरी फिल्म से फैमिलियर नहीं था कि भोजपुरी फिल्में बनती कैसी हैं, दिखती कैसी हैं, हिंदी जैसी दिखती हैं क्या, या साउथ की फिल्मों में एक्शंस हुआ करते थे उस दौरान भी। तो वैसे एक्शंस की एक पतला आदमी है 10 लोगों को उड़ा दिया, मतलब एज एन एग्जाम्पल जैसे धनुष वगैरह की फिल्में होती थी। तो मैंने जब वो ट्रेलर देखा तो मुझे लगा कि यार ये तो बहुत अच्छी फिल्में बनती हैं, ये तो अच्छी दिख रही है फिल्म। क्योंकि मैं जिस बैकग्राउंड से आया था, तो इनफैक्ट मुझे उस ट्रेलर ने काफ़ी इम्प्रेस किया है। मुझे लगा कि नहीं अच्छा है, क्वालिटी वर्क है। तो मैंने बोला कि इसका डायरेक्टर कौन है, तो बोले अरे मैं ही हूँ, मैंने ही बनाई है। और जो है, तो मैं बोला ये कब रिलीज़ होगी, बोले रिलीज़ हो गई है, अच्छी चली, ऐसा वैसा। मैं बोला, तो मैं बोला कि फिर डायरेक्टर भी आप ही रह जाना, मेरी फिल्म के राइटर भी आप रह जाओ, डायरेक्टर भी, आपने तो अच्छा काम किया। वहाँ से शुरू हुआ 8-9 महीने की वो जर्नी थी पहली फ़िल्म की। फिर वही मेरी पहली फ़िल्म थी, और संतोष भैया के वजह से वो ऐसे कन्विंस किए चीज़ें होते, बोले किसको रखोगे आप फिल्म में? मैंने बोला रखेंगे किसी को जो अपने बजट में हो जाएगा, रख लिया जाएगा। लेकिन वो लगे अरे आपको जब आप इसी फील्ड में हो तो आप क्यों नहीं कर ले रहे ऐसे। तो फाइनली उनकी वजह से मैं भोजपुरी में आ गया पहली फ़िल्म की। फिर 2-3 साल मैंने वैसा, लास्ट मुझे लगता है कि मैं 2019-18 से मैं एक्टिव हुआ भोजपुरी में। तो संतोष मिश्रा जी की वजह से मैं इसमें आया, और मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट भी करता हूँ, और वो मुझे बहुत मानते भी हैं। शायद पता नहीं आपने कभी, शायद मुलाकात हुई भी रही होगी। मुलाकात हुई नहीं होगी। हाँ, उन्होंने बनाई थी, प्रियंका चोपड़ा ने जो 2 फिल्म बनाई थी भोजपुरी में, तो उसके डायरेक्टर वही थे। फिर पटना से पाकिस्तान एक आई थी भोजपुरी फिल्म, बॉर्डर आई थी। बहुत अच्छी अच्छी फिल्में उन्होंने डायरेक्ट भी की, और राइटर मतलब बहुत कमाल के हैं भोजपुरी के लिए। आपको क्या लगता है आजकल म्यूज़िक वीडियोस बहुत चलते हैं भोजपुरी के, शायद फिल्में उतनी नहीं चलती हैं, तो इस ट्रेंड को किस तरह से देखते हैं? ख़राब ट्रेंड है इंडस्ट्री को, मतलब जैसे कई लोग कहते हैं भाई इसी की वजह से जो है भोजपुरी का नुकसान हो रहा है, क्योंकि ऑडियंस तो बहुत है। ऑडियंस मुझे लगता है भोजपुरी एक ऐसी भाषा है जो शायद सबसे ज़्यादा लार्जर ऑडियंस है, समझी भी जाती है और आसान है। मतलब हिंदी ऑडियंस भी अगर देखेगा तो वो समझ जाएगा कि आपने भी मुझे ट्रेलर दिखाया तो मुझे समझ में आ रहा था कि हाँ भाई क्या कहा जा रहा है। तो दिक्कत क्या लगती है कि
उतनी सक्सेसफुल भोजपुरी फिल्में क्यों नहीं हो पाती हैं, जबकि स्टार्स के जब वो म्यूजिक वीडियोस आते हैं तो मिलियंस में व्यूज चले जाते हैं? बहुत सारे उसके रीजंस हैं। मुझे इंडिविजुअली जो ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है वो अशिक्षा की प्रॉब्लम है। एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन है। जो मैक्सिमम लोग हैं, रेशियो अनएजुकेशन का बहुत ज़्यादा है। जब आप शिक्षित नहीं रहेंगे तो हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि कुछ भी करो लेकिन ग्रेजुएट एक्चुअली हो जाना ज़रूरी है। तो ग्रेजुएशन करने का मतलब ये नहीं होता है कि डिग्री, ग्रेजुएशन करने का ये मतलब होता है कि आपको एक हद तक चीज़ें समझ में आ जाएंगी सोशली कि क्या सही है क्या गलत है। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम एजुकेशन की है। मैं सोसाइटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हमारे यहाँ जो लोग हैं जो इस फील्ड में हैं तो वहाँ पे एजुकेशन की प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। दूसरी ऐसा है कि शुरू में ठीक था, गाने एल्बम वाले बनने शुरू हुए तो बहुत अजीब से बनते थे, जो अश्लील होते थे, भद्दे गाने होते थे। फिर जब मनोज तिवारी आए तो एक ठीक ठाक दौर चला भोजपुरी का। फिर जैसे मनोज तिवारी क्लिक हुए भोजपुरी में तो एक माइंडसेट हो गया लोगों का कि हम गाना गाएंगे और हीरो बन जाएंगे। तो वो क्या हुआ कि अच्छा, हिंदी गाने जब बनते थे या आज भी बनते हैं और उस वक्त भी, इनफैक्ट पंजाबी भी, तो उसमें एक ठीक ठाक पैसा लग जाता था। उस वक्त भी मुझे लगता है 4-5 लाख रुपया लग जाता होगा, उस दौर में भी 10 लाख रुपए। लेकिन भोजपुरी गाने तब 5,000 रुपये में भी बन जाते थे। तो जो लड़का स्कूल का मुँह भी ना देखा हो, वो 4-5 हज़ार का अपना व्यवस्था कर लिया और वो गाने गा लिया। अच्छा, पहले से ये भी क्लियर था कि हम शब्द थोड़े से अटपटे से रहेंगे तो गाने चल जाएंगे। और गाने चलने तब तक खेसारी की फिल्म आई और उस फिल्म में एल्बम के जितने उनके गाने हिट हुआ होगा उस वक्त में, तो वो सब वो लोग डाल दिए थे फिल्म में और वो फिल्म चल गई, पहली फिल्म। तो लोगों को लगा कि अभी तो जो सिंगर है वो हीरो बन जाएगा। तो वहाँ पे अशिक्षा और हावी हुई और लोगों को ये लगा कि एक्टर बनने के लिए एक्टिंग की तो ज़रूरत ही नहीं है, हमें बस गायक बनना है और एक्टर हो गए हम। तो वो सिलसिला जो है, एक होता ना भेड़ चाल वाली बात, तो वहाँ से शुरू हो गई कि हमें गाना गाना है और हम जो है एक्टर बन जाएंगे और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है ना, थोड़े से पैसे लगाने और बस। तो मेरा मानना है कि वहाँ से शुरू हुआ ये सारी चीज़ें। पहले जैसे मैंने कहा कि थोड़ी देर पहले कि हिंदी फिल्मों में सलमान खान की फिल्म में उतनी ऑडियंस बिहार में नहीं आती थी जितनी एक भोजपुरी फिल्म में आ जाती। तो मेरे बाबा जिंदा हैं, मेरे पापा के पिताजी, वो कहते थे, जो मैंने सुना है, बोलते थे कि फीमेल जो होती हैं, लेडीज़ जो ऑडियंस होती है, वो क्राउड पुलर का काम करती हैं। अगर विंडोज़ पे अगर 10 फीमेल ऑडियंस खड़ी है तो ऑटोमेटिक 50 मेल लोग आ जाएंगे। ये नेगेटिव सेंस में नहीं है, एक अट्रैक्शन होता है, लोगों को लगता है अच्छा मज़ा आएगा फिल्म। दूसरी, अगर भीड़ है टिकट खिड़की पे तो जिसको फिल्म नहीं भी देखनी होगी वो भी देखने चला जाएगा कि भीड़ क्यों है, इसका मतलब अच्छा होगा कुछ। तो हिंदुस्तान की आदत है ना, हाँ, जहाँ भीड़ लगी होती है तो वहाँ जाके खड़े हो जाएंगे, अपना काम छोड़ के हाँ, लेट हो रहे हैं, लेकिन वहाँ देखेंगे कि है क्या, बिग बॉस इसीलिए तो चल रहा है कि दूसरे घर में क्या हो रहा है, ये हमें जानना। फिर वहाँ से सारी चीज़ें शुरू हुई। लेकिन एक वक्त ऐसा आया तब उस समय बुरी फिल्में नहीं हुआ करती थी। और मैं बताऊँ आपको, भोजपुरी तब भी अच्छी फिल्में बनती थी। ये जो एल्बम के गाने, जब खेसारी वगैरह नहीं भी थे और भी उनसे पहले के जो गायक थे जो अश्लील गाने गाते थे, तो वो इतना हावी होता गया ना कि भोजपुरी की पहचान बन गई भोजपुरी गानों से, ना कि भोजपुरी फिल्म से। जबकि देखा जाए तो दोनों अलग है, फिल्म का अलग अपना व्यवसाय होता है, म्यूज़िक इंडस्ट्री अलग होती है। लेकिन इन जनरल टोटल में लोगों को ये समझ में आया, बिहार यूपी के अलावे भी जो मेट्रो सिटीज़ में जो लोग रहते हैं, कि भोजपुरी मतलब गाने, जबकि ये ऐसा है नहीं। और धीरे धीरे जब अश्लील फिल्म बनने शुरू हो गए, अच्छा, जब गाने वाने ऐसे लोग डालने लगे फिल्मों में भी, मैंने सुना उस वक्त नए नए जब मैं आया था तो लोग कहते थे कि अरे कौन सा गाना हिट हो रहा है बिहार में,
उस वो गाना भोजपुरी फिल्म में डाल दो। अच्छा, किसी गायक का एक गाना कोई चल गया तो उसको हीरो ले लो। धीरे धीरे जो लोग थे पहले के, उन लोगों ने ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना शुरू किया। धीरे धीरे वो जो फीमेल ऑडियंस की जो भीड़ हुआ करती थी तो वो कट गई। और उनके कटने की वजह से जो मेल जो लोग जाते थे वो भी कट गए, और स्थिति ऐसी हो गई कि एकदम शून्य हो गया। जो जहाँ पे 1.5-2 करोड़ रुपए में एमजी में फिल्म बिक जाया करती थी सिर्फ बिहार में, आज का वक्त ऐसा है कि 5 लाख रुपए देने को कोई तैयार नहीं है। तो उसकी वजह कौन है? हम ही लोग हैं, या हमसे पहले जिन लोगों ने काम किया तो वो है। मैं जो फिल्में करता हूँ, मैंने जब शुरू किया, एक फ़िल्म मैंने किया था तू दिया और बाती हम, वो इंटरटेन पे आई थी भोजपुरी सिनेमा पे। तो जिस वक्त मैं वो फिल्म की शूटिंग करता था तो कैरेक्टर वैसा था कि हीरो जो है वो धोती पहना हुआ है, नंगे पैर है, गांव का कुर्ता पहना हुआ। ये 2000 में 21-22 की आपको ये बात बता रहा हूँ। और खपड़े का घर है, हीरोइन जो है बिना मेकअप किए, गांव में लड़कियां जो बाल में तेल और चोटी वोटी बांधती हैं वैसा करके कैरेक्टर है हीरोइन का, विदाउट मेकअप। तो लोग बोलते थे कौन देखेगा भोजपुरी में ये फिल्म। यहाँ तो जब तक 2-3 आइटम सॉन्ग ना रहे, थोड़ा सा हीरो कुछ अजीब सा बेढंग टाइप का डायलॉग ना बोले, कुछ करे नहीं गाने वाने, तो लेकिन हमने वो फिल्म बनाई। और आप समझिए कि वो फिल्म आज भी लगभग 2.5 साल ऑलमोस्ट होने को आ गया, 3 साल। आज भी जब वो टीवी पे आती है तो जो लोग जीआरपी टीआरपी की बात करते हैं, तो भी सिंगल रन में 2.5-3 की जीआरपी आज भी रहती है उसकी, 2.5-3 साल बाद भी। वो दौर जब शुरू हुआ दिया बाती का, उससे पहले आज तक किसी हीरो ने, खपड़े के घर में हीरो नहीं रहता था, वो रिबॉक वाले शूज़ के नीचे नहीं उतरता था, है ना। तो उसके बाद एक बाढ़ सी आ गई कि झोपड़ी में शूटिंग हो रहा है, खपड़े के घर में शूटिंग हो रहा है। उसके बाद मैंने फिल्म की रोटी, तो फिर लोग बोलने लगे अरे वो पागल है ऐसे ही। ये इनफैक्ट ये सच्चाई बता रहा हूँ आपको, क्या ये कौन देखता है भोजपुरी में। अच्छा, इसमें क्या था कि थ्रू आउट हीरो का ऐसा कैरेक्टर था कि वो लुंगी पहन के रहता है और नीची कास्ट के ऊपर है, बड़े जाति और छोटे जाति के ऊपर, तो दाढ़ी बड़ी हुई, बूढ़ा सा, तो लोग हीरो बूढ़ा है, नंगे पैर है, लुंगी पहना हुआ है, कौन देखेगा ऐसा वैसा। और वो फिल्म मैंने नेशनल में भी भेजी, और वो जो है अपना नॉमिनेशन में भी रहा। और मुझे सबसे ज़्यादा अगर किसी फिल्म से फ़ायदा हुआ एज एन एक्टर तो वो रोटी से ही हुआ। तो उसके बाद तो बाढ़ सी आ गई। तो मेरा कहने का मतलब हमारे यहाँ बहुत प्रॉब्लम है, कोई अगर कुछ कर रहा है लगेगा कि हाँ ठीक है ना, तो एक उसी दिशा में लोग चले जाते हैं। एक चीज़ और भी है कि जैसे अब मान लीजिए गानों की हमने बात की, पवन सिंह के गाने खूब चलते हैं, खेसारी के गाने खूब चलते हैं, कहीं ना कहीं इनकी पॉपुलैरिटी एक भोजपुरी के, अगर आप बड़े स्टार्स की बात करते हो तो ये लोग जो है वो कहीं ना कहीं टॉप पे आते हैं। तो वो पॉपुलैरिटी थिएटर में क्यों नहीं दिखती? वो रीज़न है बहुत सारे उसमें भी, जैसे कि स्टेज शो करेंगे, हाँ, दुनिया भर की जो है वहां पे क्राउड पहुंच जाएगा, यूट्यूब पे आपको मिलियंस ऑफ व्यूज मिल जाएंगे, लेकिन वो जो पॉपुलैरिटी है वो कहीं ना कहीं हाँ, आपको इंडस्ट्री को आगे नहीं बढ़ा पाती। 2 रीज़न है। पहली तो ये बात है कि एक बार दिनेश जी का मैंने इंटरव्यू देखा था, निरहुआ का, उनसे पूछा गया कि आप गाने वाने क्यों नहीं गाते थे। बेसिकली वो भी तो सिंगर से ही एक्टर बने और वो सिंगिंग करके ही आए। तो बोले कि जब मैं गाना गाता था, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा था वो इंटरव्यू। उन्होंने बोला जब मैं गाना गाता था तो समझ लो कि मैं स्कूल वगैरह में था, तो लोगों ने मुझे प्यार दिया और मुझे गायक से एक अभिनेता बना दिया, मैं हीरो बना दिया लोगों ने मुझे। तो मुझे लगा कि अब मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा हूँ, तो जब वहाँ पढ़ाई करने लगा तो वापस से फिर प्राइमरी में क्यों जाऊँ। तो उन्होंने बेहतर काम किया। ठीक उनके जैसे और भी जो लोग हैं वो किए होते तो शायद ऐसी दुर्दशा नहीं हुई होती। और प्रॉब्लम क्या है, देखिए मुझे लगता है कि आप सिनेमा हॉल में जाएंगे तो आज के दौर में 100-200 रुपये लग जाते एक टिकट के लिए, लेकिन एक सिनेमा में जो आप इंटरटेनमेंट उस पब्लिक को दोगे उससे ज़्यादा जाके आप वो स्टेज पे दे रहे हो। आप नाच भी रहे हो, आप गा भी रहे हो, वहाँ पे वो 10-15 डांसर्स भी लोग बुला लेते हो जो ऑर्गेनाइजर होते हैं, और फिर कुछ हरकतें वहाँ भी ऐसी करते हैं जो लोगों को
वो करती है, ऐसा लगता है वार्म अप हो रहे हैं, तो उनको लगता है कि कौन जाएगा फिल्म देखने के लिए, सब तो यहीं हो जाता है। कॉस्ट भी तो ज़्यादा है ना। अब आप देखिए कि अगर आप जा रहे हैं तो सिर्फ टिकट तो लेंगे नहीं। हाँ, करेक्ट है। हाँ, वो लोग भी जा रहे हैं तो वो कॉस्ट कहीं ना कहीं वो इतनी आ जाती है कि आपको लगता है कि इतने में तो भैया हम कहीं घूम के आ जाएंगे। मतलब हम 1500 रुपये अगर खर्च करेंगे तो उतने में हम सारे OTT के सब्सक्रिप्शंस ले लेते हैं, सब कुछ जो है वो यहीं पे हो जाएगा। ये तो ये चैलेंज तो कहीं ना कहीं हिंदी सिनेमा भी झेल रहा है। देखिए, हिंदी का ऐसा है कि जैसे मैंने कहा कि जैसे महापात्र है मेरी फिल्म, तो अगर ये हिंदी में बनी होती सेम कंटेंट, तो वहाँ जिस हीरो ने उस कैरेक्टर को किया होता तो शायद वो स्टार बन जाता। मैं सिर्फ कंटेंट की बात कर रहा हूँ। लेकिन भोजपुरी का ऐसा है कि उसको लोग उतना इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। तो इसकी वजह दो है कि उनके दिमाग में ये भरी हुई है कि वो गायक आएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और दूसरा जो मैंने शुरू में ही बोला था कि अशिक्षा जो है बहुत ज़्यादा हावी है, तो उनको वो चीज़ समझ में भी नहीं आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले अगर भोजपुरी में कोई चाहता है कि हम बेहतर, हमारी इंडस्ट्री ग्रोथ हो, तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो नॉन सिंगर्स हैं, जो अच्छे एक्टर हैं, कभी भी एक पढ़ा लिखा लड़का या लड़की अच्छे परिवार से, या किसी बात में फिनेंशियली नहीं कर रहा हूँ, एक पढ़ा लिखा जो है लड़का लड़की हो, जिनको हो कि मुझे आर्टिस्ट एक्टर बनना है। आप सोचिए कि एक लड़का जिसके घर में 2 वक्त का खाना भी भले ना हो, लेकिन वो कभी, और वो पढ़ा लिखा हो, अच्छे घर से हो, वो कभी सोचता ही नहीं कि मुझे भोजपुरी में हीरो बनना है। इनफैक्ट मैं नहीं आया था ये सोच के कि मुझे भोजपुरी में हीरो बनना है, मैं तो मना कर रहा था। क्यों मना कर रहा था? तो क्यों साउथ वाले जब उन लोगों से लोग पूछते होंगे तो कहते होंगे कि नहीं हमको हिंदी करना है, तमिल तेलुगु नहीं, वो नहीं बोलते होंगे। हमारा माइंडसेट उस तरीके से बना दिया गया था शुरू में ही कि वो लगता था कि यार रिस्पेक्ट नहीं है, अप्रिसिएशंस नहीं है, हमारा रिच उस ऑडियंस के पास नहीं है। तो उन लोगों ने एफर्ट्स नहीं लगाए, जो मनोज तिवारी जी के पहले वाले उस तरीके से लोग, तो उन लोगों, अच्छा उस वक्त में इतनी अच्छी अच्छी फिल्में हुआ करती थी जो बनती थी, जैसे नदिया के पार, लोग आज भी एग्जाम्पल देते हैं। लेकिन बिजनेस वाइज जब मनोज जी आए, उसके बाद से इंडस्ट्री आज कम से कम 25-30 करोड़ की फिल्म बना रही होती। लेकिन शायद मैंने बोला अगर टेक्निकली साउंडेड लोग होते हैं, सारे एजुकेटेड उस हिसाब से होते, तो आज शायद भोजपुरी भी 25-30 करोड़ की बना रही होती। कम से कम मैं ये अमाउंट आपको बता रहा हूँ। लेकिन लोगों को लगा कि चलो यार हमें इतना मिल रहा है ना, अभी अपने को क्या लेना देना है, तो लोग इंडिविजुअली वैसे सोचने लगते हैं, तो इंडस्ट्री ऐसे ग्रोथ नहीं करती है। हमारे यहाँ ये भी प्रॉब्लम है कि आप कोई बहुत अच्छा राइटर हो, आप सपोज़ आप प्रोड्यूस करने वाले हो एक फ़िल्म, बीच में एक इंटरव्यू आया था पंकज त्रिपाठी जी का कि मैं भोजपुरी फिल्म बनाने वाला हूँ। मैं ऐसे, एक सवाल है मेरा कि वो जब भोजपुरी फिल्म बनाएंगे तो वो कोशिश करेंगे ना कि मेरी अच्छी कहानी हो कोई जिस पे मैं फ़िल्म बनाऊँ, हर कोई यही सोचता है। तो जब वो अच्छी फ़िल्म लिखेंगे या लिखवाएंगे किसी अच्छे राइटर से, तो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से वो लोग सोचेंगे कि किसको इसमें हीरो रखा जाए, है ना। तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, कोई हिंदी फिल्म बनाने जाता होगा तो लगता होगा कि सलमान खान आ जाए, शाहरुख खान आ जाए प्रोजेक्ट में। तो ठीक उसी तरीके से उनके दिमाग में ये बात आएगी कि जो यहाँ के जो 2-3 लोग हैं तो किसी को रख लेते हैं। फिर पैरेलली उन, भले वो किसी से कहें या ना कहें, उनके दिमाग में ये भी बात आ जाएगी कि मैं कहानी तो लिखवा लूँगा, मैं पैसे भी खर्च कर दूँगा, लेकिन क्या वो एक्टर वो परफॉर्म कर देगा, क्या मेरे कैरेक्टर को जस्टिफाई करेगा क्या? तो क्या वो एक्टिंग, लैक ऑफ एक्टिंग का भी प्रॉब्लम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के वक्त में जो लोग नए हैं उनको अगर लोग मौका दें, जो नए लड़के लड़कियां आते हैं जिनको एक्टर बनना होगा, तो बेसिकली वो सीखे होते हैं, उनको समझ होती है चीज़ों की, वो तो फिर जाके ग्रोथ होगा, नहीं तो फिर उसी में चीज़ें रह जाएंगी। तो ये उसी में हमारा जो है अपना एक प्रयास है, जैसे रोटी का हमने किया था, अभी महापात्र हम लोग कर रहे हैं, फिर हमारा अभी नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं गौदान करके एक फ़िल्म है, गौदान कर रहे हैं। सब फ्रेश कंटेंट है, तो ये सोच के कर रहे हैं
मेरे लिए पैसे से ज़्यादा अप्रिसिएशंस मायने रखते हैं। मुझे लगता है रिस्पेक्ट बहुत मायने रखता है। मैं ये जानता हूँ कि लोगों का पता नहीं, मैं सिर्फ अपनी बातें कर रहा हूँ कि कल को मैं नहीं रहूँगा तो लोग भोजपुरी में बात करेंगे तो बोलेंगे अच्छी फिल्म बनी है, तो कौन सी फिल्म है, तो मेरी रोटी महापात्र का नाम आएगा। तो मेरे लिए वो इम्पॉर्टेंट है, तो नाम रहना चाहिए, तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद करते हैं नाम रहेगा और बड़े अच्छे से रहेगा, और फिर जब हम बात करेंगे तो हो सकता है किसी बड़े अवार्ड के साथ जो है बातचीत करें। शुभकामनाएं आपको, और बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। मज़ा आया आपसे बात करके। भोजपुरी में बहुत कम लोग होते हैं जो क्राफ्ट की बात करते हैं या जो सिनेमा की बात करते हैं, ज़्यादातर जो है वो कंट्रोवर्सीज की बातें होती हैं। उससे लाभ तो कुछ नहीं होने वाला। जैसे मैंने एक बहुत पहले किताब पढ़ी थी, उसमें हिटलर ने बोला, उसमें लिखा हुआ था कि हिटलर जो है आंदोलन को बहुत मानता था। तो उसका मानना था कि जो आंदोलन होते हैं तो उससे परिवर्तन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उस आंदोलन की एक ही प्रॉब्लम होती है कि आंदोलन जिस जनरेशन में होता है तो उस आंदोलन का लाभ उस जनरेशन को नहीं होता, उसके आने वाली पीढ़ी को होता है। तो मेरा ये बड़ा स्ट्रांगली मानना है कि मैं आज जो कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ तो हो सकता है कि उसका लाभ मुझे ना मिले, लेकिन जो पीछे 10 साल बाद लोग आएंगे तो उनको 100% लाभ मिलेगा, और उस वक्त कैनवास भी बड़ा होगा। मुझे लगता है कि जिस दिन आप फ्लाइट में बैठे हुए हैं और बिना हेडफोन लगाए आप गाना लाउड करके सुन रहे हो, जैसे आप हिंदी गाने सुनते हो, वैसे ही भोजपुरी सुनने लगे, तो उस दिन आप समझना कि है भोजपुरी लैंग्वेज ग्रोथ कर रही है। जिस दिन रेलवे स्टेशन में, ट्रेन के अंदर फर्स्ट क्लास बॉगी में बैठ के बिना हेडफोन का आप अगर भोजपुरी गाने सुनोगे तो समझ में आएगा कि उस दिन जो है भोजपुरी ग्रोथ कर रही है। उम्मीद करते हैं ऐसा दिन ज़रूर आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।